नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के जो आगे के अंश हैं उनको लेकर के उपस्थित हूं। हम लोगों ने तृतीय अंक तक बखूबी मृच्छकटिकम को समझने का प्रयास किया है, जिसमें उसके साहित्य, उनके टेक्स्ट और उनके जो समाज आदि है, इन सब का एक विस्तृत और गहन विवेचन हम लोग करते चले आ रहे हैं। और आज अपना नया अंक है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक इस अंक का एक विशेष नाम है। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रायशः संस्कृत साहित्य में जब नाटकों का अंकों में विभाजन होता है तो कवि उनके कथानक के अनुसार, उनकी घटनाओं के अनुसार अपने अंकों का भी नामकरण करते हैं। उसी क्रम में चतुर्थ अंक का जो नामकरण है वह मदनिका शर्विलक नामक ये अंक है। और जैसे अगर इस घटना को देखें तो ये कंटिन्यूड घटना है, यानी तृतीय अंक के बाद भी ये कहानी जो है ये कंटिन्यू है, बीच में कोई एक तरह से कहेंगे कि ब्रेक नहीं है। जबकि सामान्यतया ऐसा होता है कि नाटकों में कि एक अंक में जो बातें कही गई वो दूसरे अंक में कोई भिन्न बात आती है, फिर तीसरे अंक या चौथे अंक में जाकर के पहले अंक की कहानी कंटिन्यू होती है। लेकिन मृच्छकटिकम ने यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने तृतीय और चतुर्थ अंक को सातत्य में प्रस्तुत किया है। तदनुसार अगर इस पूरे चतुर्थ अंक का एक क्रिटिकल असेसमेंट करें कि ये इसका स्थान क्या है, किस समय चतुर्थ अंक की कहानी चल रही होती है, दिन की कहानी है या रात की कहानी है, इनमें कितने चरित्र हैं, कौन कौन चरित्र हैं, तो एक जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है, जो प्रारंभिक हम इसकी जो सूचना है वो आप लोगों के सामने अभी रखते हैं कि इसका स्थान जो है वो अंक की घटनाओं का स्थान जो है वह वसंत सेना का घर है। अर्थात अब ये पूरी कहानी जो रची जाएगी वो वसंत सेना का घर है। हम लोग सभी जानते हैं कि तृतीय अंक में जब समाप्त हुआ था तो धूता का आभूषण लेकर के विदूषक चारुदत्त के कहने पर वसंत सेना को रत्नावली नामक आभूषण पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। उससे पूर्व शर्विलक भी चारुदत्त के घर में चोरी करके अपनी प्रेमिका मदनिका को छुड़ाने के लिए निकल पड़ता है। वो उसको भी वसंत सेना के घर ही पहुंचना है। तो ये जो दोनों जो तृतीय अंक में जो अधूरी बातें रह गई है उसकी पूर्णता इस चतुर्थ अंक में हम पाएंगे। और साथ ही चतुर्थ अंक में एक और न्यू ट्विस्ट हम देखेंगे जो कि घटना के क्रम में, विवेचन के क्रम में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक नया मोड़ आएगा इस घटना का। अगर हम दिन का निर्धारण करें तो समीक्षात्मक दृष्टि से भारतीय तिथि के अनुसार ये फाल्गुन शुक्ला नवमी की ये घटनाएं हो सकती हैं, मानी जा सकती हैं। तदनुसार आज के संदर्भ में इसको हम अगर आत्मसात करें तो यह वसंत पंचमी के आसपास आगे पीछे कोई ये दिन हो सकता है जिस समय की ये घटनाएं हों। इसी प्रकार से इसका जो समय है वह प्रातः काल है, प्रातः काल पूर्वाह्न, यानी लगभग 8 बजे का समय है यह। और 8 बजे के समय का तात्पर्य है कि सही में जो एक सूर्योदय हो चुका है, लोग अपने दैनिक जीवन में जुड़ चुके होते हैं, उस समय का यह समय है। जैसे हमने सूचना दी कि शर्विलक मदनिका को मुक्त कराने के लिए वसंत सेना के घर निकलता है तृतीय अंक में, और उनके जाने के बाद फिर विदूषक भी आता है। जब मदनिका की विदाई हो जाती है, अर्थात शर्विलक मदनिका को वसंत सेना से छुड़ा करके प्रस्थान कर जाता है, उसके पश्चात विदूषक का प्रवेश होता है और वह विदूषक रत्नावली नामक जो आभूषण है उसे लेकर के प्रस्तुत होता है। अगर इस पूरे देखें इन कार्यों के लिए, यानी शर्विलक हो या विदूषक का वृत्त हो, तो ये 2 से 4 घंटे का समय हो सकता है। अब 2 से 4 घंटे का तात्पर्य यह है कि ये 5 या 6 घंटे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कन्वर्सेशनल ड्यूरेशन आप कितना लंबा उसको फिट करते हैं अपने अनुमान में। विदूषक के लौटते समय वसंत सेना प्रदोष वेला में, प्रदोष वेला से मतलब है कि संध्या काल, एक तरह से कह सकते हैं चारुदत्त के यहां जाने की बात कहना कि अहमपि प्रदोषे आर्यम प्रेक्षितुम आगच्छामि, कि मैं भी प्रदोष काल में आर्य को देखने के लिए आया हूं। तो इस तरह से ये इन सारे वाक्यों के आधार पर हम समय का अनुमान करते हैं। तो और मित्रों, कवि लोग बड़ी ही चतुराई से अपने नाटक में इन सारे विषयों को
छोड़ देते हैं, जिससे कि आलोचक, समालोचक या समीक्षक उन दोषों, उन समय को, उन काल को उसको कैच करता है। इस पूरे नाटक में 4 दृश्य हैं, अर्थात अगर उनकी कहानी को जोड़ें, तोड़ें, घटाएं तो उसे हम 4 दृश्यों में मानते हैं। इसके आधार पर हम यह भी जान लेते हैं कि प्रत्येक अंकों के मध्य में दृश्य होते हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों के आधार पर है। छोटा सा अगर उदाहरण में ले लें जिसके माध्यम से समझना आसान होगा, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक, या किसी भी नाटक के कोई ऐसे अंक को आप लोग देख लें, विवेचन में लाए तो उसमें कई सारे दृश्य दिखाई देंगे। जैसे 4th अंक में जो प्रथम दृश्य हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें कि अनसुया और शकुंतला पुष्प चयन करती हैं और वसंत और दुर्वासा जो है, दुर्वासा के शाप की घटना घटती है। उसके बाद दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रातः काल की जानकारी के लिए शिष्य मंच पर आता है और वो देखने का प्रयास करता है कि सूर्योदय है या नहीं है, या संध्या वंदन का समय है या नहीं है, क्योंकि तात कण्व आश्रम में आ चुके हैं और उन्होंने उनको ये सूचना दी है कि जाके पता लगाओ कि समय क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रियंवदा दौड़ी दौड़ी आती है अनसुया को सूचना देने के लिए कि जो अनसुये आज जो है शकुंतला की विदाई होने वाली है। तो वो एक दृश्य है जहां पर पुनः अनसुया और शकुंतला का कन्वर्सेशन है। लेकिन हमें यह जानकर आश्चर्य लगेगा कि ये तीनों जो दृश्य है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। वो 1 दिन का भी गैप हो सकता है, 2 दिन का भी गैप हो सकता है और 5 दिन का भी गैप हो सकता है, वो डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अनसुया और प्रियंवदा चली जाती हैं जहां पर कि शकुंतला की विदाई की तैयारी हो रही है, और वो दृश्य एक लंबा दृश्य है जहां पर कि हम शकुंतला की विदाई तक देखते हैं। तो इस तरह से हमने उस नाटक को भी देखा कि 4 दृश्यों में है। इसी प्रकार मृच्छकटिकम का जो 4th अंक है, हम उसे भी 4 दृश्यों में बांटते हैं। 4 दृश्यों में इसका विभाजन होता है। पूरे नाटक में कुल 33 वर्सेज हैं, 33 पद्य हैं। पद्य परिमाण की दृष्टि से भी हम नाटकों की समीक्षा करते हैं। पुनः अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करूं तो वहां पर पाठ दोष या पाठ भेद होने के कारण किसी में 20 पद्य मिलते हैं, किसी में 21 मिलते हैं, किसी में 22 पद्य मिलते हैं। लेकिन समहाव जो मृच्छकटिकम है उसमें प्रक्षिप्त या माइनस, घटाना बढ़ाना नहीं होता है। प्रायः सारे एडिशंस में हमें 33 पद्य मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर 33 पद्यों की संख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। मंच पर अगर हम कुल पात्रों की उपस्थिति को देखें तो उस दृष्टि से उपस्थित पात्र जो है मंच पर वो 7 हैं। 4 स्त्री पात्र हैं और 3 पुरुष पात्र हैं। और इसमें भी जो पुरुष पात्र है देखेंगे और स्त्री पात्र में कि जो मूल जो चरित्र हैं वो दोनों पक्ष में आप देखेंगे तो 4 ही हैं, यानी 2 स्त्री प्रमुख हैं और 2 पुरुष प्रमुख हैं। जैसे वसंत सेना और मदनिका, स्त्रियों में ये दोनों प्रमुख चरित्र हैं, क्योंकि साथ में 2 चेटियां हैं, तो इसलिए हमने उसे 4 स्त्री पात्र कहा। और पुरुष पात्रों में अगर आप देखें तो शर्विलक और मैत्रेय ये प्रमुख स्त्री चरित्र है, और जो अवांतर जो छोटे छोटे चरित्र है वो चेट है और बंधुल है। इसके साथ ही वार्ता क्रम में जिन जिन चरित्रों की चर्चा होती है उन 2 चरित्रों में एक चारुदत्त की चर्चा होती है, बल्कि नाटक का प्रारंभ ही होगा तो जो कन्वर्सेशन बिटवीन मदनिका और वसंत सेना है उसमें चारुदत्त का कन्वर्सेशन मिलता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें शकार यानी स्थानक जो है उसका भी उल्लेख आता है, और एक उस समय के जो गणिका वृत्ति है, गणिका व्यापार है, गणिकाओं का जो व्यवहार है, हम उसको भी देखते हैं कि किस प्रकार ये गणिकाएं जो है उनका जीवन क्या होता है, उनके व्यवहार क्या होता है, उनके विषय में लोगों की धारणा क्या होती है। तो संस्थानक आदि चरित्र की चर्चा के क्रम में हम उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यह एक संक्षिप्त परिचय है। अगर इसको हम रिपीट करें या इनको पुनरावृत्ति रूप में अगर हम देखें तो 7 चरित्र हैं, 33 पद्य हैं, 4 दृश्य हैं। फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन की ये घटना है। पूरे घटना को हम 2 से 4 या 5 घंटे में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रातः काल का दृश्य जो है उस दृश्य से नाटक प्रारंभ होता है। अब अगर इसके कथानक को देखें, जिन 4 दृश्यों की हमने चर्चा की और उन 4 दृश्यों के विभाजन के आधार पर जो 4th अंक का कथानक है, अगर उनको देखते हैं तो वो इस प्रकार निकल कर आता है कि जो एक सीक्वेंस जो स्टोरी का है वह है कि हम शुरू में प्रारंभ में देखते हैं कि
वसंत सेना और मदनिका आपस में परस्पर चर्चा कर रही होती हैं। चारुदत्त का चित्र आदि है सामने रखा हुआ, उस चित्र को देख करके हास, परिहास और मनोविज्ञान तक हम वहां देखने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में शर्विलक के द्वारा वसंत सेना के ही चुराए आभूषणों को लेकर प्रेयसी मदनिका के पास आना, ये वृत्त देखते हैं। जैसी कि सूचना पहले ही दी है कि शर्विलक ने चारुदत्त के घर में चोरी की है और वहां जो आभूषण है उस आभूषण को लेकर के वह वसंत सेना के पास पहुंचता है ताकि मदनिका को छुड़ाया जाना है। यह जान करके मदनिका को दुख होता है, मदनिका दुखी होती है। और वो दुखी के ये कारण है, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि शर्विलक को चोरी करना पड़ा है और दूसरा यह है कि वसंत सेना के साथ छूटने का भी एक दुख हो सकता है। उन आभूषणों को वसंत सेना को दिला देना, यानी शर्विलक उन आभूषणों को वसंत सेना को देता है और वसंत सेना उस आभूषण के बदले में मदनिका को सेवा मुक्त कर देती है। इसी के साथ ही शर्विलक उसे वधू बनाता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन दृश्य के अंतर्गत शर्विलक और मदनिका का एक जो वैध विवाह है वह संपन्न हो जाता है और शर्विलक मदनिका को लेकर के प्रस्थान कर जाता है। सूचना यह भी मिलती है इसी बीच कि शर्विलक को अपने मित्र आर्यक के बंदी होने की सूचना मिलती है। अब शर्विलक का मित्र है आर्यक और आर्यक को बंदी बना लिया गया है। अब बंदी बना लिया गया है, यह भी हमें ध्यान में रखना है कि ये आर्यक कोई और नहीं बल्कि ये वही आर्यक है जो कालांतर में सैन्य विद्रोह के माध्यम से राज्य की सत्ता को पलट करके स्वयं राजा बनेगा। और वो आर्यक जो है ये चतुर्थ वर्ग का पात्र है। तो इस तरह से शर्विलक को यह सूचना जैसे ही मिलती है, शर्विलक उसे बचाने के लिए, शर्विलक उसकी रक्षा करने के लिए, या यूं कहें इन दोनों से विपरीत शर्विलक उसे छुड़ाने के लिए या छुड़ाने में मदद करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि चारुदत्त की पत्नी जो धूता है, उनके द्वारा जो दिया गया आभूषण है, उन आभूषणों को लेकर के वो आभूषण जो धूता है वो अपने रत्नावली चारुदत्त को देती है और चारुदत्त उस आभूषण को विदूषक के द्वारा वसंत सेना के पास भेजता है। ये भी कहानी बार बार आ रही है, हम आप सभी जानते हैं। रत्नावली लेकर वसंत सेना संदेश भेजती है कि वह संध्या में चारुदत्त से मिलने आ रही है। मित्रों, अभी जो शुरू में हम लोगों ने एक संवाद पढ़ा था समय निर्धारण के क्रम में, जहां पर कि वसंत सेना मैसेज भेजती है विदूषक के माध्यम से कि आर्य चारुदत्त से कहना कि अहमपि प्रदोषे आर्यम प्रेक्षितुम आगच्छामि। इसका तात्पर्य यह है कि वसंत सेना चारुदत्त से मिलना चाहती है और वो चारुदत्त से दिन में नहीं मिल सकती, संध्या काल में मिल सकती है। और वही जो है वसंत सेना के उस संदेश को, उस आदेश को लेकर के जो विदूषक है वो विदूषक से मिलने वसंत सेना पहुंचेगी। तो इस प्रकार से यह जो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक के विविध दृश्यों के माध्यम से विविध जो कहानी है उस कहानी की संक्षिप्ति को हमने यहां पर पाया। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट यह नहीं है कि वसंत सेना चारुदत्त से मिलने जाएगी या शर्विलक ने मदनिका को विमुक्त करवा लिया। ये मेनली ट्विस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये घटना का मूल विषय है जो हम लोग तृतीय अंक से रिलेट करते आ रहे हैं। एक जो नई सूचना है वो ये है कि आर्यक को बंदी बना लिया गया है। मित्रों, मैंने इस विषय को लेकर के बार बार टिप्पणी की है और उस समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाने की चर्चा आप लोगों के सामने की है कि आप देखेंगे उस समाज में कि इस प्रकार से जो बार बार हमारे मनोमस्तिष्क पर विभिन्न प्रकार के स्मृति ग्रंथों के आधार पर यह आरोपित करने का या हमारे मनोमस्तिष्क में प्रवेश करवाने का प्रयास होता है कि समाज में वर्ण विभेद था, वो इस घटना को देखने से वह वर्ण विभेद निर्मूल प्रतीत होता है। क्योंकि जैसे मैंने सूचना दी कि आर्यक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है और जो तात्कालिक राजा है, आर्य जो पालक है वह पालक जो है वो क्षत्रिय है। यानी राजतंत्रात्मक पद्धति के अनुसार पालक का राजा होना ठीक है क्योंकि वो क्षत्रिय है, लेकिन उनकी तख्ता को पलट करके आर्यक राजा बनेगा और उस आर्यक को सहायता
किससे प्राप्त हो रही है? वह है शर्विलक। और शर्विलक किस वर्ण का है? प्रथम वर्ण का है, ब्राह्मण वर्ण का है। ये हम लोग बखूबी जान रहे हैं। तो सामाजिक अगर परिदृश्य को देखें तो ब्राह्मणों के द्वारा हम देख रहे हैं कि चतुर्थ वर्ण का समर्थन किया जाना, यही शर्विलक नहीं। शर्विलक को तो चलो हम ये कह दे कि अरे चोर है, चोरी कर रहा है, इसलिए कर दे रहा होगा मदद, नहीं। इस आर्यक को चारुदत्त से भी सहायता प्राप्त होगी, और चारुदत्त समाज का प्रतिष्ठित ब्राह्मण है। तो अस्तु, इन विषयों को लेकर के चर्चा, जो ट्विस्ट की बात यही है कि एक संकेत दे दिया गया है कि आर्यक नामक किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, और जिसको छुड़ाने के लिए शर्विलक जाएगा, प्रवेश करेगा। ये एक मूल जो हमारे सामने चर्चा का विषय आया है, वो उस विषय को बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझना होता है, और सामाजिक विमर्श के क्रम में इस बात की उपेक्षा नहीं की जानी होती है। मित्रों, इसके बाद हम प्रवेश करते हैं इस चतुर्थ अंक का जो टेक्स्ट है, अर्थात शब्दशः संस्कृत में जो बातें लिखी गई है, उन बातों के अनुसार हम इस चतुर्थ अंक को अब क्रमशः समझेंगे। चतुर्थ अंक मंच पर एक दृश्य है। मंच खुला हुआ है। मंच पर वसंत सेना और मदनिका बैठी हुई हैं। दोनों के बीच में वार्तालाप है, संवाद है। संवाद का विषय क्या है वो आगे जानेंगे। इन दोनों की चर्चा चल रही है कि इसी बीच जो चेटी, जैसे मैंने शुरू में सूचना दी थी कि 2 चेटी है, उसमें से एक चेटी आकर के संदेश देती है वसंत सेना को कि आज्ञप्तास्मि मात्रार्यायाः, मतलब मुझे आदेश दिया गया है, मुझे आदेश प्राप्त हुआ है किसका? कि मात्रा आर्यायाः सकाशम गंतुम, मतलब माता के द्वारा मुझे यह संदेश दिया गया है कि आर्या के पास हमें जाना है। आर्या से तात्पर्य है यहां पर वसंत सेना, यानी मात्रा आज्ञप्तास्मि, अर्थात वसंत सेना की जो मदर है, वसंत सेना की माता ने चेटी को कहा है कि जरा चली जाओ और वसंत सेना को जाकर के ये संदेश दे दो, वसंत सेना के पास चली जाओ। चेटी आती है, एंटर करती है। एषा आर्या चित्र फलक निषन्न दृष्टि मदनिकया सह किमपि मंत्रयंती तिष्ठति। अब देखिए, जो नाटककार होते हैं वो संवाद के माध्यम से ही मंच सज्जा भी हमारे सामने दिखा देते हैं। वो ऑडियंस में वो कम्युनिकेट कर देते हैं कि मंच की, जो थिएटर की अकॉर्डिंगली जो मंच की अभी स्थिति क्या है। तो चेटी प्रवेश करती है और देखती है कि सामने मदनिका और वसंत सेना बैठी हुई है और परस्पर वार्तालाप कर रही है। उसी को रिकॉग्नाइज कर रही है चेटी की एषा आर्या। अच्छा, चेटी अभी उन दोनों के पास पहुंची नहीं है। जो एंट्री पॉइंट है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होती है, वहीं से देख करके अच्छा ये वो पूरा जेस्चर साथ बना करके अच्छा ये जो आर्या है, ये आर्या चित्र फलक निषन्न दृष्टि ही आर्या का विशेषण है। चित्र फलक हम आज की भाषा में जिसे एल्बम कहते हैं, कैनवास कह लें, अर्थात जिस पर किसी भी व्यक्ति का चित्र बना होता है उसको चित्र फलक कहा जाता है। तो उस चित्र फलक के प्रति निषन्न दृष्टि लगी हुई, पूरी तरह से उसमें एनग्रॉस्ड होकर के, अर्थात ये सामने चित्र फलक है और चित्र फलक को अपनी पलकों से निहारने वाली जो आर्या है, मदनिकया सह, मदनिका के साथ, तृतीया एक वचन और साहार्थे तृतीया से तृतीया विभक्ति यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मदनिका के साथ किमपि मंत्रयंती। अब जो दोनों के बीच में संवाद हो रहा है वो चेटी नहीं सुन पा रही है, इसीलिए शब्द किमपि है। किमपि यहां पर अनिर्वचनीय है। अब मतलब इसकी व्याख्या नहीं हो सकती कि कौन सी बातें की जा रही है। कुछ बात करती हुई आपस में मंत्रणा, किसी विषय को लेकर के मंत्रणा करती हुई बैठी है। यानी यह आर्या वसंत सेना वहां बैठी है, मदनिका के साथ बातचीत कर रही है। तद्यावत उपसर्पामि, तो ठीक है, तब तक मैं उसके समीप जा रही हूं। इति परिक्रामति। और मंच की जो एक जो सज्जा है, मंच की जो भूमिका है, हम मंच पे ही हमें सारी चीजों को दिखाना होगा। हमें गेट को भी दिखाना होगा, एक वे भी दिखाना पड़ेगा कि उस रास्ते से घूम करके वसंत सेना के पास आएगी। तो परिक्रामति का मतलब यह नहीं है कि वहां पर वहीं पे घूमना शुरू हो जाना। हम ये कहेंगे कि एक रास्ता लेते हुए, घूमते हुए उन दोनों के पास पहुंचती है।
ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टा वसंत सेना मदनिका च। अब जिस प्रकार चेटी ने डिस्क्राइब किया है रूप वहां पर, उसी रूप के अनुसार वसंत सेना पर अब फोकस जाएगा और मदनिका पर फोकस जाएगा, जो दोनों आपस में बात कर रही है। फाइन। इसी रूप में देखिए, अगर आपने देखा होगा, महाकवि कालिदास ने, पुनः मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में ले जाऊंगा, जहां पर कि कालिदास अनसुया प्रियंवदा के माध्यम से जो शकुंतला है उस शकुंतला का चित्र खिंचवाते हैं कि जब अनसुया और प्रियंवदा देखती है वो दुर्वासा के शाप के बाद शकुंतला को, तो शकुंतला इस तरह से हाथ पे से सिर झुका करके बैठी हुई हैं और किसी चिंतन में लीन है। तो वहां पर चित्रालिखित इव है, चित्रालिखिता इव में सखी, इस तरह से वो वाक्य है जैसे मानो चित्र में बनाई हुई, अर्थात बिना किसी मूवमेंट के शकुंतला बैठी है अपने हाथ पर सिर रख करके। तो ये एक कवियों का चमत्कार होता है कि शब्द से वो चित्र, शब्द से ही वो पेंटिंग हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। यहां पर भी यथा निर्दिष्टा शब्द से तात्पर्य है कि चेटी ने जिस प्रकार डिस्क्राइब किया है वसंत सेना और मदनिका का, उसी प्रकार दोनों वहां पर बैठी होंगी। अब वसंत सेना चूंकि बातचीत कर रही है तो पहला एड्रेस वसंत सेना का है और वो मदनिका से है, चेटी मदनी के। अपि सुसदृशीयम चित्राकृति आर्य चारुदत्तस्य। अब देखिए क्या है, फोटो देख रहे हैं, फोटो को निहार रहे हैं, फोटो को ऊपर नीचे जैसे होता है, आज हम लोग भी अपने ढंग से उन फोटो के हर एक पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखने के बाद वसंत सेना, मैं इससे पहले कि इसकी बात करूं एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं। हमारा जिसके प्रति अनुराग होता है, उस अनुराग के प्रति तो जिसके प्रति अनुराग है उसके प्रति तो हमारा अनुराग रहता ही है पूरी तरह से, लेकिन दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जब हम उनकी प्रशंसा को सुनते हैं तो वो हृदय को और अधिक प्रसन्नता देती है। तो यहां पर मानो वसंत सेना अपने मनस्तोष के लिए मदनिका के मुख से यह सुनना चाहती है कि ये जो चित्र जो है, ये चित्र चारुदत्त का ही है ना, चारुदत्त देखने में अच्छे लग तो रहे हैं आदि। तो वसंत सेना पूछती है चेटी मदनी के, अरे ओ मदनिका, जरा मुझे यह बताना कि अपि सुसदृशीयम अर्थात भली भांति जैसा है चारुदत्त दिखने में, क्या उसी प्रकार यह चित्राकृति अर्थात चित्र में जो बनाई गई आकृति है आर्य चारुदत्तस्य, आर्य चारुदत्त की जो ये चित्राकृति है ये उसी तरह है ना जिस प्रकार चारुदत्त दिखने में है। अब देखिए छोटी सी बात है कि यह उन्हीं का चित्र है ना, या किसी और का चित्र तो नहीं है। ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि वसंत सेना ने भी पूरी तरह से पलकों भरे से अच्छी तरह से चारुदत्त को शायद भली भांति नहीं देखा हो। क्यों? क्योंकि जब वसंत सेना पहली बार मिलती है तो उस समय भी अंधेरा है, रात के अंधेरे में वो आभूषण उनके घर में छोड़ने जाती है बड़ी मध्यम रोशनी में। उसके बाद एक मौका मिलता है जहां पर बालकनी से वो देखने के लिए निकलती है चारुदत्त को दूसरे अंक में, तो वहां पर भी काफी एक डिस्टेंस तरह से बहुत ही दूरी का मेंटेन किया जा रहा है। तो शायद भली भांति न देख पाई हो वसंत सेना, इसलिए उस चित्राकृति से चारुदत्त के विषय में जानना चाहती हो। लेकिन इस सब के बीच में एक तीसरी बात और है कि इस काल में आते आते, इस समाज में आते आते, बल्कि जिसे हम क्लासिकल एरा कहते हैं, चित्र जो है एक प्रधान कला के रूप में व्यवस्थित हो चुका था। उस काल के प्राय जितने भी नाटक है उन नाटकों में आपको चित्राकृति का उदाहरण मिल जाएगा। आप ले भास का स्वप्न वासवदत्तम, जो मिलन की जो आधार भूमि है, जिस आधार पर मिलन होता है, जो केंद्र में जिसकी प्रमुख भूमिका है, वो है वसंत सेना का पोर्ट्रेट। कि वसंत सेना का चित्र जो वहां पर वसुंधरा नामक जो आई है, जो धात्री आई है माता अंगारवती के द्वारा गिफ्ट लेकर के उदयन के लिए, वहां पर भी चित्र फलक है जिस पर कि वासवदत्ता का चित्र बना हुआ है।
अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में आप देखेंगे कि चारुदत्त जो दुष्यंत है वो दुष्यंत भी शकुंतला के उस फोटो को देख करके विलाप कर रहा होता है और जिसे देख करके कहता है इस फोटो में कुछ चीजें छूट गई है, और चतुरिका नामक चेटी से कहता है दुष्यंत कि जरा जाकर के ब्रश और पेंटिंग ले आओ ताकि मैं इस चित्र को सुधार दूं। मेघदूतम में आप आए, मेघदूतम की चर्चा करें तो उसमें भी जो यक्ष है वो उस यक्षिणी का चित्र बना बना करके फिर रोने लगता है कि क्रूर विधाता चित्र में भी हमें अपनी प्रिया से मिलन करने नहीं देता। इधर आप आ जाएं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक पूरा का पूरा जो है वो चित्र पर ही केंद्रित है कि एक एक चित्र को देख करके और प्राचीन जो पुरानी जो कहानी है उन कहानियों को स्मरण करते हुए सीता, राम और लक्ष्मण क्रमशः आगे जाते हैं और उसी क्रम में फिर लक्ष्मण को वो रथ लाने के लिए भेजते हैं राम। तो पूरी तरह से व्यवस्थित चित्रकला थी इस काल में और कवियों ने इनको अच्छी तरह से एनकैश किया है। वही चीज हमें यहां पर दिखाई दे रही है कि चित्राकृति है तो जो कला प्रधान हमारी संस्कृति रही है, सदैव जो कला प्रेमी हमारी संस्कृति रही है, उसका एक उदाहरण यह भी है कि जहां पर नाटककार जो मृच्छकटिकम के कर्ता हैं उन्होंने पुनः पुनः चित्राकृति की ओर हमारा इशारा किया है। इसके साथ ही अगर हम इस पूरे जो जो प्रसंग है उनको देखने की कोशिश करेंगे कि जो चेटी आई है वह चेटी क्या सोच करके आई है, क्या समझ करके आई है, इसका उल्लेख हमारे पास अभी नहीं है, बल्कि यह चेटी जो आई है अपने मन में किसी भी प्रकार के विषय को लेकर के और कोई सूचना लेकर के आई है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे और उस चर्चा के क्रम में ये जानेंगे कि यह सूचना जो है वासवदत्ता के लिए अनुकूल सूचना नहीं है। वह इस प्रकार की चेटी आकर के कहती हैं कि अभी तो जो चेटी की मैं कहानी बता दूं कि चेटी आकर के कहेगी कि आपके लिए किसी व्यक्ति ने घूंघट वाला रथ भेजा है, जिस रथ में और उसके बदले में और साथ में 10,000 सुवर्ण मुद्रा भेजा है ताकि आप उसमें बैठ करके उस व्यक्ति के पास जाएं। और आश्चर्य लगेगा जान करके कि वह उसके अनुकूल नहीं है। खैर मदनिका को वसंत सेना पूछती है कि ये उन्हीं के समान है। मदनिका कह बैठती है जी मैम ये सुसदृशी ठीक उसी तरह से एग्जैक्टली वही है जैसा आर्य चारुदत्त दिखने में है, वैसी ही यह आकृति जो है वो चित्र में परिलक्षित हो रही है। वसंत सेना भी इमीडिएटली पूछ ही देती है कथम तुम जानासी, अरे तुम कैसे जानती हो, तुमने तो कभी देखा ही नहीं इसको आज तक, फिर तुम कैसे बता रही हो कि ये जो है वैसे ही आकृति है। मदनिका कहती है ये न आर्यायाः सुस्निग्धा दृष्टि अनुलग्ना, कि जिससे पर ये जो फोटो है इस फोटो को इतना एनग्रॉस्ड होके आप जो देख रही हैं, सुस्निग्धा स्नेहपूर्ण दृष्टि से पूरे सतृष्ण भाव से आप अपनी आंखों से डूब करके जिस प्रकार से इस चित्र को देख रही हैं, इससे तो ये स्पष्ट है कि ये जो आर्या वसंत सेना आप जो देख रही हैं ये उन्हीं का है। मित्रों, आप लोगों ने अभी तक की ये गाथा, ये कथा और सूचना जानी है और हम इसको इसी उत्साह के साथ आप लोगों को पुनः प्रस्तुत करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस पर अपनी चर्चा बनी रहेगी।